सोचिए, आपकी एक पुश्तैनी जमीन है जिस पर आप सालों से नहीं गए। एक दिन आपको पता चलता है कि कोई और उस पर घर बनाकर रह रहा है और अब वो कह रहा है कि जमीन उसकी है। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये एक कानूनी हकीकत हो सकता है, जैसे प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन कहते हैं। बिल्कुल। और ये कानून मतलब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसके पीछे एक अजीब सा तर्क है क्या तर्क है? जो कहता है कि कानून उसकी मदद करता है जो जाग रहा है, सोए हुए की नहीं। आज हम इसी उलझे हुए कानून की परतें खोलने जा रहे हैं। हमारे पास एक विस्तृत कानूनी गाइड और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों के अंश हैं। जी। हमारा मिशन है ये समझना कि ये कानून आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है, एक जमीन का मालिक अपने आप को कैसे बचा सकता है और सबसे जरूरी, हमारी अदालतों ने इस पर क्या रुख अपनाया है। हाँ, और ये एक शानदार विषय है क्योंकि ये सीधे सीधे संपत्ति के अधिकार और व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जुड़ा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पूछिए। ये प्रतिकूल कब्जा है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी ने आपकी जमीन पर बाड़ लगा दी और वो उसकी हो गई? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। सिर्फ कब्जा कर लेना काफी नहीं है। प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और सख्त शर्तें पूरी करनी होती हैं। अच्छा, तो वो सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त क्या है? मुझे लगता है समय का कोई बड़ा खेल है इसमें। आपने सही पकड़ा। सबसे महत्वपूर्ण है समय सीमा। समय सीमा? जी। हमारे देश में परिसीमा अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट है। ओके। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक काबिज रहता है। 12 साल? हाँ, लगातार 12 साल। और इस पूरे समय के दौरान असली मालिक उसे हटाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो 12 साल बाद मालिक का मतलब कानूनी कार्रवाई करने का हक खत्म हो जाता है। तो इसके बाद कब्जेदार को मालिकाना हक का दावा करने का एक आधार मिल जाता है। बिल्कुल, एक मजबूत आधार मिल जाता है। 12 साल, ये तो एक बहुत लंबा वक्त है। मतलब किसी को अपनी जमीन पर एक पूरी पीढ़ी तक नजर रखनी पड़ेगी। सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ 12 साल तक वहां रहना ही काफी है, या कब्जे का कोई खास तरीका होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सिर्फ 12 साल तक रहना काफी नहीं है। कब्जे की प्रकृति यानी उसका मिजाज सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रकृति? कानून कहता है कि कब्जा शांतिपूर्ण और खुला यानी ओपन एंड पीसफुल होना चाहिए। खुला और शांतिपूर्ण, ये तो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसे ऐसे समझते हैं। शांतिपूर्ण का मतलब है कि कब्जा जबरदस्ती या लड़ाई झगड़े से ना किया गया हो। ठीक है। और खुला का मतलब है कि ये चोरी छिपे ना हो। ऐसा नहीं कि आप रात के अंधेरे में कब्जा कर लें और किसी को कानो कान खबर ना हो। अच्छा। कब्जा ऐसा होना चाहिए जो सबको दिखे, आस पड़ोस के लोगों को, गांव समाज को पता हो कि हाँ, फलाना व्यक्ति इस जमीन पर रह रहा है या इसका इस्तेमाल कर रहा है। समझ गई। मतलब कब्जा करने वाले को ये दिखाना होता है कि वो डर नहीं रहा था, वो खुलेआम एक मालिक की तरह व्यवहार कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मालिक की चुप्पी का क्या मतलब है? अगर कोई एनआरआई है या कोई बुजुर्ग है जो हर साल अपनी जमीन देखने नहीं जा सकता, तो क्या उसकी गैर मौजूदगी को सहमति मान लिया जाएगा? ये तो थोड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। ये इस कानून का सबसे विवादित पहलू है। कानून इसे मौन सहमति या टैसिट कंसेंट का नाम देता है। मौन सहमति? हाँ, मान लीजिए किसी ने आपकी जमीन पर झोपड़ी बना ली, फिर धीरे धीरे पक्का कमरा बना लिया, खेती शुरू कर दी या अपने नाम से बिजली का मीटर तक लगवा लिया। और मालिक ने कुछ नहीं कहा? हाँ, और 12 साल तक आपने एक बार भी आपत्ति नहीं जताई, न पुलिस में शिकायत की, न कोई नोटिस भेजा, तो अदालत ये मान सकती है कि आपको ये सब पता था लेकिन आपने इसे होने दिया। और ये चुप्पी ही कब्जेदार के हक में चली जाएगी। बिल्कुल, आपकी ये चुप्पी कब्जेदार के दावे को बेहद मजबूत बना देती है। ये तो वाकई मालिकों के लिए डरावना है। तो फिर एक असली मालिक खुद को इस स्थिति से कैसे बचा सकता है? उनके तर्कश में क्या तीर होने चाहिए? बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ा और अचूक हथियार है दस्तावेज। अगर आपके कागजात दुरुस्त हैं तो आपका पक्ष हमेशा मजबूत रहेगा। कानून को अंत में कागज ही चाहिए? बिल्कुल। तो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें हम सुरक्षा कवच कह सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी है खतियान या केवाला, मतलब सील डीड। ठीक है। ये जमीन के मूल स्वामित्व का सबसे पक्का सबूत है। अगर संपत्ति आपको विरासत में मिली है तो वसीयत, या परिवार के बंटवारे में मिली है तो पंचनामा। और सरकारी रिकॉर्ड्स का क्या, जैसे जमीन का टैक्स वगैरह? वो भी उतने ही जरूरी हैं, बल्कि रोजमर्रा की मिल्कियत साबित करने के लिए शायद ज्यादा अहम है। जैसे जमाबंदी यानी राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ा होना, और सबसे जरूरी
लगान रसीद। लगान रसीद। जी। अगर आप हर साल सरकार को जमीन का टैक्स यानी लगान चुका रहे तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपने अपनी संपत्ति को त्यागा नहीं है। आप एक जागरूक मालिक हैं। कोर्ट में ये रसीदें बहुत मायने रखती हैं। हमारे स्रोत में बिजली या पानी के बिल का भी जिक्र है। ये एक दिलचस्प बिंदु है। हाँ, ये एक दो-धारी तलवार है। वो कैसे? एक मालिक के तौर पर आप अपने नाम के बिल दिखाकर ये साबित कर सकते हैं कि आपका उस संपत्ति से जुड़ाव बना हुआ है। लेकिन सोचिए, अगर कब्जेदार के नाम से 12 साल से भी ज्यादा पुराने बिजली या पानी के बिल हैं, तो ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। एकदम सही। ये दिखाता है कि उसका कब्जा सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि उसने एक मालिक की तरह जिम्मेदारियां भी निभानी शुरू कर दी थीं। ये उसके दावे को कई गुना मजबूत कर देता है। ठीक है, मान लीजिए एक मालिक के पास सारे कागजात हैं और उसे पता चलता है कि उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या सीधा देश के सबसे अच्छे वकील के पास भागना चाहिए? नहीं, सीधे कोर्ट जाना हमेशा सही रणनीति नहीं होती। प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप अपनाना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला मोर्चा प्रशासनिक स्तर पर लड़ा जाना चाहिए। प्रशासनिक स्तर से आपका क्या मतलब है? पुलिस स्टेशन। हाँ, पुलिस स्टेशन और राजस्व विभाग। सबसे पहले अपने सभी दस्तावेजों की कॉपी लेकर स्थानीय राजस्व अधिकारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर या सीओ के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराएं। और पुलिस? इसके साथ ही तुरंत पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। ये कदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एफआईआर की अहमियत क्या है? क्या पुलिस कब्जा हटा सकती है? एफआईआर उस मौन सहमति वाले तर्क की कमर तोड़ देती है जिसकी हमने पहले बात की थी। ये आपका पहला आधिकारिक विरोध है। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड बना जाता है कि मैं चुप नहीं थी। बिल्कुल, आप कोर्ट में कह सकते हैं, देखिए मैं चुप नहीं बैठा था, मैंने तो पहले दिन ही पुलिस में शिकायत की थी। तो मतलब पहला मोर्चा तो सरकारी दफ्तरों और पुलिस स्टेशन में लड़ा जाएगा। जी। लेकिन हम जानते हैं कि ये प्रक्रियाएं अक्सर लंबी खिंच जाती हैं। अगर वहां से भी कब्जा नहीं हटता तो असली कानूनी लड़ाई तो कोर्ट में ही शुरू होती होगी। बिल्कुल, और सिविल कोर्ट में आपके पास लड़ाई के लिए एक नहीं बल्कि कई तरह के हथियार होते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से केस फाइल होता है। जैसे कि कौन-कौन से हथियार? मुख्य रूप से 3 तरह के केस होते हैं। पहला, टाइटल सूट। टाइटल सूट। हाँ, ये लड़ाई इस बात पर होती है कि संपत्ति का असली कानूनी मालिक कौन है। इसमें आप अपने सारे दस्तावेज खतियान से लेकर लगान रसीद तक अदालत के सामने रखते हैं। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है पोजेशन सूट, जिसका एकमात्र मकसद कब्जा वापस पाना होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे पहले करना चाहिए, वो है निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन या स्टे का केस। इंजंक्शन? ये क्या होता है? ये कोर्ट का एक तत्काल आदेश होता है। इसे आप एक तरह से पॉज बटन समझ सकते हैं। पॉज बटन? हाँ। जैसे ही आप ये केस करते हैं, कोर्ट कब्जेदार को आदेश देता है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता, वो जमीन पर किसी भी तरह का नया निर्माण, कोई तोड़फोड़ या उसे किसी और को बेच नहीं सकता। अच्छा, तो इससे जमीन जैसी है वैसी रहती है? बिल्कुल, इससे आपको समय मिल जाता है और जमीन का स्वरूप नहीं बदलता। अब इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये कानून जाहिर तौर पर बहुत जटिल है। इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20 सालों में इस कानून की बहुत गहराई से व्याख्या की है और इसकी रूपरेखा को बहुत स्पष्ट किया है। कुछ फैसले तो मील का पत्थर साबित हुए हैं। चलिए कुछ मुख्य फैसलों पर बात करते हैं। स्रोत में 2004 के एक केस का जिक्र है, कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ। हाँ, ये एक क्लासिक केस है। इसमें कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ 12 साल तक कब्जा रखना ही काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? कब्जेदार को यह भी साबित करना होगा कि उसका इरादा मालिक बनने का था। कानून की भाषा में इसे एनिमस पोसिडेंटी कहते हैं। अच्छा, मतलब उसका इरादा साफ होना चाहिए। हाँ, मतलब वो सिर्फ वहां रह नहीं रहा था, बल्कि वो दुनिया को ये दिखा रहा था कि ये जमीन मेरी है। तो ये सिर्फ होने की बात नहीं बल्कि इरादे की बात है। बिल्कुल। इसके बाद 2009 में हेमाजी वाघाजी जाट मामले में तो कोर्ट ने इस कानून की कड़ी आलोचना भी की थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अनोखा मामला था जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस कानून को अन्यायपूर्ण और बेईमान को इनाम देने वाला बताया। सच में? जी, कोर्ट ने कहा कि यह कानून असली मालिक को सजा देता है और एक अतिक्रमणकारी को फायदा पहुंचाता है। उन्होंने संसद से इस पुराने कानून पर फिर से विचार करने की अपील भी की। ये तो बहुत बड़ी बात है जब अदालत खुद किसी कानून की नैतिकता पर सवाल उठाए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि न्यायपालिका भी इसकी कमियों को लेकर कितनी चिंतित है।
फिर 2019 में रविंदर कौर ग्रेवाल मामले में कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय की। हाँ, इस मामले में कोर्ट ने 3 लैटिन शब्दों का इस्तेमाल करके शर्तों को और साफ किया। क्या थी वो शर्तें? कब्जा नेक वी बिना बल के, नेक क्लैम खुला और नेक प्रिकारियो मालिक की अनुमति के बिना। अच्छा, तो मतलब कब्जा शांतिपूर्ण हो, सबके सामने हो और सबसे जरूरी मालिक की इजाजत से ना हो। बिल्कुल, यहीं पर वो प्रतिकूल या हॉस्टाइल वाली बात आती है। कब्जा मालिक के हक के खिलाफ होना चाहिए। और 2020 का विद्या देवी का फैसला तो सरकार से जुड़ा है, ये क्या था? ये नागरिकों के अधिकारों के लिहाज से एक ऐतिहासिक फैसला है। इसमें कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार यानी कि राज्य किसी आम नागरिक की निजी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकती। सरकार भी नहीं कर सकती? नहीं, कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है और सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी की जमीन नहीं छीन सकती। ये सरकार की शक्तियों पर एक बहुत बड़ा अंकुश है। ये जो फैसला शायद सबसे ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, वो है किराएदारों से जुड़ा। ज्योति शर्मा बनाम विष्णु गोयल मामले ने तो एक बहुत बड़े भ्रम को दूर कर दिया। इसने तो मकान मालिकों को सबसे बड़ी राहत दी है। वो कैसे? कोर्ट ने बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया कि एक किराएदार कभी भी किसी भी हालत में प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता, चाहे वो उस घर में 5 साल से रह रहा हो या 50 साल से। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, नेक प्रिकारियो यानी मालिक की अनुमति के बिना। अच्छा। किराएदार का कब्जा हमेशा मालिक की अनुमति से होता है, जिसे कानून में परमिसिव पोजेशन कहते हैं। और जो कब्जा अनुमति से शुरू हुआ हो, वो कभी प्रतिकूल यानी एडवर्स हो ही नहीं सकता। इस एक फैसले ने लाखों मकान मालिकों को एक कानूनी सुरक्षा कवच दे दिया है। मतलब ये एक गोल्डन रूल जैसा है। अगर किसी को आपने खुद अपनी संपत्ति इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, चाहे वो किराएदार हो या कोई रिश्तेदार, तो प्रतिकूल कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही। और सरकारी जमीन के बारे में क्या कोई सार्वजनिक पार्क पर कब्जा कर सकता है? हाल के 20, 23, 24 के फैसलों में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी, सामुदायिक या सार्वजनिक भूमि पर प्रतिकूल कब्जा लगभग असंभव है। उसके लिए नियम बहुत ही ज्यादा सख्त है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो इसके मुख्य सार क्या है? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, 12 साल की समय सीमा एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। एक मालिक के तौर पर आपको अपनी जमीन पर हुए किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ इस समय सीमा के अंदर ही आवाज उठानी होगी। दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो है जागरूकता। अपनी जमीन पर नजर रखना, समय समय पर दौरा करना और लगान जैसी छोटी छोटी चीजों को भी गंभीरता से लेना। सही। आपकी चुप्पी और लापरवाही आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकती है। इस लॉ ने खासकर किराएदारों और सरकारी जमीन के मामले में बहुत सारी अस्पष्टता को दूर कर दिया है। हाँ, और असली मालिकों के अधिकारों को मजबूत किया है। तो अंत में संदेश यही है कि अपने दस्तावेजों को हमेशा दुरुस्त रखें, सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बनाए रखें और अपनी संपत्ति के प्रति सजग रहें। एकदम सही। ये कानून एक संतुलन साधने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में जैसा कि कहा जाता है, कानून उसी की मदद करता है जो अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होता है। इसे ऐसे समझिए, कानून आपकी संपत्ति का चौकीदार नहीं है, वो आपको चौकीदार रखने का अधिकार और उपकरण देता है। अगर आप 12 साल तक अपने घर की तरफ देखे भी नहीं, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कानून हमेशा आपकी चौकीदारी करता रहेगा। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। स्रोत में भी ये बात कही गई है कि ये कानून उस जमाने के लिए बना था जब जमीनी रिकॉर्ड ठीक नहीं थे, रजिस्ट्री और खतौनी जैसी चीजें डिजिटल नहीं थी। जी बिल्कुल। आज की डिजिटल युग में जब हर इंच जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन है और मालिकाना हक उंगलियों पर पता चल सकता है, तो क्या इस तरह के कानून की कोई प्रासंगिकता बची है? क्या कानून को हमेशा हर हाल में दस्तावेजी सबूत को भौतिक कब्जे पर प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, चाहे कितना भी समय क्यों न बीत गया हो? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल।